चलिए आज के बाद हम अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मरकाम क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस कोरोना काल में आप घर में सुरक्षित रहें और यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन करते रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं कक्षा 6वीं की अध्याय 10 गति, बल तथा दाब से। गति क्या है? हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि गति क्या है। दैनिक जीवन में हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखें तो पाएंगे कि कुछ वस्तुएं स्थिर अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ जो है गतिशील अवस्था में पाई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे मकान है, बिजली का खंभा है ना, स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। इस बिजली का खंभा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान कभी नहीं जाती है। उसी प्रकार मकान भी एक स्थान से दूसरे स्थान कभी नहीं जाती है। जबकि इसके विरुद्ध उड़ते हुए पक्षी, धावक और तैरती हुई मछली आदि का गतिशील अवस्था में होते हैं। ये गतिशील अवस्था में ही हमेशा पाए जाते हैं। हमेशा नहीं, बल्कि जब जब ये पक्षियाँ उड़ती हैं, धावक दौड़ता है, तो गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि ये समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं। वस्तुओं की इन दोनों अवस्थाओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि स्थिर अवस्था में वस्तुओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि गतिशील अवस्था में वस्तुओं की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि वस्तुओं की गति धीमी होने के कारण वह स्थिर प्रतीत होती है ना। गति इतनी कम होती है कि वह हमेशा धीमी प्रतीत होती है। जैसे घड़ी की घंटे वाली सुई की स्थिति में परिवर्तन धीमी गति से होता है ना। जैसे अपन पृथ्वी की गति को देखें, पृथ्वी की गति भी इतनी धीमी होती है कि उसका अंदाज़ा जो है लगा पाना बहुत कठिन होता है। तो इस प्रकार हम गति का अवलोकन करने के लिए हमें लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, और लंबे समय तक अवलोकन करने के बाद ही हम इस प्रकार की गतियों का स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिक समय तक ध्यानपूर्वक देख कर ही किसी निष्कर्ष तक पहुँचें, तब अच्छा होगा और सही जानकारी जो है हम लोग बता पाएंगे। और वस्तु गतिशील है या स्थिर है, इसकी जानकारी जो है हम दे पाएंगे। यहाँ पर चित्र में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए, कुछ गतिशील वस्तुएं हैं और कुछ स्थिर वस्तुएं हैं। जैसे यहाँ पर ये बिजली का खंभा यहाँ से कई वर्ष हो जाएगा, फिर भी ये बिजली का खंभा यहीं खड़ा रहेगा, है ना। इसलिए यह स्थिर अवस्था कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये एरोप्लेन उड़ती हुई एरोप्लेन है ना, ये समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं। उसी प्रकार उड़ती हुई पक्षी, ये भी समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं। ये दौड़ता हुआ लड़का है ना, इसमें भी समय के साथ स्थान परिवर्तन होता है। ये तैरती हुई मछलियां हैं, इसमें भी समय के साथ स्थान परिवर्तन होता है। अब जो है यहाँ देखिए ये मकान है, ये कई वर्ष हो जाएगा फिर भी यहाँ पर स्थिर रहेगा। मतलब इसके स्थान में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है ना। इसलिए इसको स्थिर अवस्था कहेंगे। बिजली का खंभा और ये मकान स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि उड़ता हुआ पक्षी है ना, उड़ती हुई हवाई जहाज़, तैरती हुई मछलियाँ, दौड़ता हुआ धावक, ये गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पर स्थिर वस्तु और गतिशील वस्तुओं को हम सूचीबद्ध करेंगे। जैसे स्थिर वस्तुएं हैं, जैसे बिजली का खंभा है, मकान है ना। इसी तरह कुर्सी है, टेबल है ना, अलमारी है, जो हमारे घरों में पाई जाती हैं। गतिशील अवस्था में हम लोग देखते हैं उड़ती हुई पर्चियाँ हैं, है ना, रोड में चलते हुए बाइक, रोड में चलते हुए बसें, है ना, चलती हुई रेलगाड़ी, दौड़ता हुआ धावक, उड़ती हुई पक्षियाँ, है ना। तो इत्यादि इस प्रकार की वस्तुएं जो है गतिशील अवस्था और स्थिर अवस्था के उदाहरण कहे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर गति के प्रकार, है ना। गति को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं? तो गति के प्रकार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। सरल रेखा मतलब जैसे हम लोग गणित में भी पढ़ते हैं, सरल रेखा, है ना। ए से बी तक एक लंबी रेखा खींच देते हैं जो कि सीधी होती है ना। उसको
सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में आप लोगों को दिख रहा है दौड़ता हुआ लड़का। अगर हम किसी बच्चे को एक टारगेट दे देते हैं या बच्चों को समूह में कंपटीशन कराते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं, दौड़ की प्रतियोगिता, है ना, और ट्रैक बना देते हैं और सभी को 100 मीटर दौड़ जो है दौड़ने के लिए बोलते हैं, तो बच्चा जो है अपने स्टार्टिंग से प्रारंभिक स्थिति से सीधी सीधे दौड़ते हैं। सीधे दौड़ने से उनमें कंपटीशन की जो भावना होती है वह परिलक्षित होती है ना, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की स्थिति में वो लोग हमेशा ही सीधे दौड़ेंगे। तो इस प्रकार की गति जो एक सरल रेखा में होती है उसको सरल रेखी गति कहते हैं। दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ पर वृक्ष से एक फल जो है टूट के नीचे गिर रहा है। अगर इस प्रकार से पेड़ के ऊपर से किसी फल को हम तोड़ के गिराएं या टूट के जो गिरे तो वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं गिरेगा, वह वहाँ से टूट करके सीधा पृथ्वी के आते तक सीधी गिरेगी, है ना। तो ये भी एक सरल रेखी गति का अच्छा उदाहरण है। तीसरे चित्र में बंदूक से निकलता हुआ गोली देखिए। ये बंदूक से जब गोली निकलती है तो यह अपने टारगेट की ओर सीधी चली जाती है ना। तो इस प्रकार की ये तीनों चित्र में जो प्रदर्शित किया गया है वह सरल रेखी गति का उदाहरण है। इसके बाद हम चलते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति वास्तव में होती क्या है? वृत्तीय गति जैसे एक स्थान से हम लोग इस प्रकार से चलना प्रारंभ करते हैं और पुनः वही स्थिति पर पहुंच जाते हैं, उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। जिस बिंदु से हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं कुछ समय के पश्चात उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, है ना। इसको वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक झूला दिखाया गया है, झूला, है ना, जिसमें अक्सर हम लोग जैसे मेला वाला देखने जाते हैं, खासकर जहाँ पर मेलाएं लगती हैं, जहाँ मीना बाज़ार लगता है, जहाँ पर इस प्रकार की झूलाएं जो है आती हैं, वहाँ अगर हम लोग मेला देखने जाते हैं तो हम लोगों को इस प्रकार की झूला जो है देखने को मिल जाती है। किसी में घोड़े लगे रहते हैं, किसी में मोटरसाइकिल लगे रहता है, किसी में कार लगा रहता है और छोटे छोटे जो है बच्चों को उसमें झुलाया जाता है ना। तो ये बच्चे जो है इसमें बैठ करके झूलते हैं और इसका जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, इसको झुलाता है हाथ से या फिर इसमें मोटर लगा रहता है जिसकी वजह से ये झूलते हैं, एक घूमता है ना। तो ये बच्चे जो है उसमें बैठे रहते हैं और इस प्रकार से वृत्तीय गति करते हैं कि एक स्थान से लोग ऐसे घूमना शुरू करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः कुछ समय के पश्चात वहीं पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार की गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको हम लोग वृत्तीय गति के इसमें रख सकते हैं। जैसे कोल्हू का बैल किसको कहेंगे? जैसे यहाँ पर कोल्हू का बैल दिया हुआ है। कोल्हू का बैल क्या होता है? आप लोग पुराने समय में गन्ना रस निकालने का एक मशीन होता था जिसको चरखा के नाम से जाना जाता था, जिसमें बैल को बांध करके जो है उसको ऐसे घुमाया जाता था। तो वो होता है कोल्हू का बैल। वह अपने मार्ग से इधर उधर कहीं नहीं जाता है, बस उसी मार्ग में इस प्रकार से चक्कर लगाते रहता है। तथा डोरी से बंधे पत्थर, अगर हम लोग एक रस्सी लेकर के एक किनारे पर पत्थर को बांधकर हाथ से उसको घुमाएं तो वह पत्थर जो है उसी रास्ते पर कई बार घूर्णन करेगी उसी रास्ते पर, है ना। तो इस प्रकार से यह भी उसका एक उदाहरण होता है। चक्रदोले में बैठा हुआ बच्चा, है ना। इस प्रकार से जैसे प्राचीन काल में रहचुल करके झूला बनाया जाता था, जिसमें बीच में एक ठो इस प्रकार से खंभा गाड़ दिया जाता था और खंभा के बीचों बीच एक ठो लकड़ी को इस प्रकार से लगा करके ऐसे घुमाया जाता था। दोनों तरफ बच्चे जो है बैठ जाते थे और ऐसे घूमते थे, है ना। तो ये भी एक वृत्तीय गति का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसके बाद हम लोग चलते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति हालांकि यह भी इस प्रकार से घूमती है, लेकिन वृत्तीय गति और घूर्णन गति में एक ही अंतर होता है कि वृत्तीय गति में घूमने वाला जो बच्चा होता है वह या घूमने वाली जो वस्तु होती है वह अपना स्थान परिवर्तन करती है, लेकिन घूर्णन गति में घूमने वाली जो वस्तु होती है वह अपनी धुरी पर घूमती है। वह अपनी धुरी को छोड़कर कहीं जाती नहीं है, अपनी धुरी पर ही वह घूमते रहती है। जैसे यहाँ पर चित्र में देख लीजिए घूमता हुआ लट्टू, है ना। ये लट्टू को जब हम घुमाते हैं तो यह अपने धुरी पर घूमते रहती है, वो अपने स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाती। अगर मान लीजिए कि वह उस स्थान को छोड़ती है तो भी वह उसी धुरी पर ऐसे घूमते रहती है ना। इसका एक अन्य उदाहरण है पंखा, है ना। पंखे का जो मोटर होता है वह भी अपने स्थान पर घूमते रहता है और इधर उधर नहीं जाता है। घूर्णन करती संपूर्ण वस्तु अपनी धुरी के
चारों ओर घूमती है ना। बर्तन वाला बनाने वाले कुम्हार का चाक, घूमती हुई फिरकी, गतिमान पंखा और अपनी धुरी के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति घूर्णन गति के अच्छे उदाहरण हैं, है ना। घूर्णन गति में वस्तु अपने अंदर स्थित अक्ष के चारों ओर घूमती है, जबकि वृत्तीय गति में वस्तु बाहर स्थित अक्ष के चारों ओर घूमती है ना। ये उदाहरण अंतर है दोनों में, है ना। घूर्णन गति में अपने अंदर स्थित अक्ष के चारों ओर घूमती है, लेकिन वृत्तीय गति में अपने बाहर स्थित अक्ष के चारों ओर घूमती है ना। तो इस प्रकार से पंखा का जो ब्लेड है, पंखा की जो पंखुड़ी है, वह वृत्तीय गति करता है, लेकिन पंखा का जो मोटर होता है वह घूर्णन गति करता है। इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे एक सारणी बनी हुई है, जिसमें वस्तु के नाम और गति के प्रकार वृत्तीय गति है कि घूर्णन गति है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए, घड़ी की सुई का सिरा, घड़ी की जो सुई का सिरा होता है, मतलब लास्ट वाला छोर, है ना, वह वृत्तीय गति करता है कि घूर्णन गति करता है? वह वृत्तीय गति करता है ना। घड़ी की सुई, घड़ी की जैसे सुई है, वह भी वृत्तीय गति करेगा। घूमता हुआ पंखा में हम देखते हैं तो उसका ब्लेड जो होता है वह वृत्तीय गति करता है, लेकिन उसका जो मोटर होता है वह घूर्णन गति करता है। घूमते हुए पंखे के ब्लेड पर स्थित कोई बिंदु, अब जैसे पंखा का जो ब्लेड है उस पर स्थित कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई लास्ट छोर में कोई वस्तु है, तो वह वृत्तीय गति करेगा। कुम्हार का चाक, ये भी वृत्तीय गति करता है, लेकिन जहाँ पर वो बर्तन बनाता है, माने हंडी बनाता है, वह घूर्णन गति होता है ना। बैलगाड़ी का चक्का भी वृत्तीय गति करता है, वह अपना स्थान परिवर्तन करता है। अपने अक्ष के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, ये घूर्णन गति है। घूमता हुआ लट्टू घूर्णन गति है। चक्रदोले पर बैठा बच्चा वृत्तीय गति है। सर्कस के गोलाकार पिंजरे में घूमता हुआ मोटरसाइकिल सवार, ये भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। अब हम चलते हैं दोलन गति की ओर। दोलन गति के बारे में आप लोग सबसे बहुत बेहतरीन उदाहरण होता है, देखे होंगे पेंडुलम वाली घड़ी। आजकल इस प्रकार की घड़ियां जो हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं। पुराने समय में घरों में इस प्रकार की घड़ियां जो हैं हुआ करती थी, है ना, जिसमें एक वस्तु जो है, जैसे इसको मैं एक शार्ट उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ। जैसे हम एक रस्सी के एक किनारे पर किसी पत्थर को बांधकर दूसरे छोर को किसी सहारे पर या किसी शाखा पर, पेड़ के शाखा पर, या घरों में जो लकड़ियाँ होती हैं ऊपर में, जिसको मेयार बोलते हैं, उसमें बांध करके लटका देते हैं, या दीवार में काटी लगा करके लटका देते हैं, है ना। तो वह स्वतंत्रता पूर्वक लटक जाता है और स्थिर अवस्था में बीचों बीच लटका रहता है ना। मान लीजिए जैसे जहाँ पर हम लोग उसको कांटी लगाते हैं, वहाँ से वह सीधा लटका रहता है ना। अब जब कभी जो है हम लोग उसको पकड़ के एक तरफ ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो वह उसी स्थिरावस्था के दोनों ओर, स्थिर अवस्था जहाँ पर होता है उसको हम लोग उसकी माध्य स्थिति कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर एक कील लगा हुआ है, ये कील में एक यहाँ पर इसको टांग दिया गया है ना। तो ये स्थिर अवस्था में है, विश्रामावस्था में है, इसी को हम उसकी माध्य स्थिति कहते हैं। अब इसको यहाँ से ए बिंदु तक ले जाते हैं, ए बिंदु में ले जा करके छोड़ देते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं रुकता है, ये कहाँ चला जाता है, बी बिंदु में चला जाता है। अब फिर बी बिंदु से आकर के ओ बिंदु से होता हुआ फिर ए बिंदु में, इस प्रकार से यह आना जाना जब तक इसमें ऊर्जा रहती है तब तक वह इसमें आना जाना करते रहती है ना। इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण हमारे ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलता है। जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, है ना, छोटे बच्चे रहते हैं, तो झउहा को में रस्सी बांधकर उसको मेयार में बांध दिया जाता है और उसमें एक कपड़ा लगा करके बच्चा को सुला करके उसको झुलाने का काम करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आर्टिफिशियल झूला बनाते हैं। तो ये भी एक दोलन का बहुत अच्छा उदाहरण होता है। और वही बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो किसी पेड़ के शाखा में टायर को बांध देते हैं, साइकिल के रिजेक्टेड टायर जो होता है उसको बांध करके उसमें बैठ के झूला करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोलन गति का बहुत ही अच्छा उदाहरण है ना। इस प्रकार से दोलन गति जो है होता है, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर वस्तु जो है आना जाना करता है, ठीक है। तो इस प्रकार सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय सरल लोलक का आवर्त काल कहलाता है। एक लोलक कैसे होगा, वह माध्य स्थिति से, जो उसकी माध्य स्थिति होती है, जैसे मान लीजिए माध्य स्थिति ओ है, यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, इसकी माध्य स्थिति ओ है, ये वाली,
है ना। यहाँ से ये चलेगा यहाँ ए बिंदु पर, ए बिंदु से फिर ओ बिंदु में आएगा, ओ बिंदु से फिर बी बिंदु में आएगा और बी बिंदु से फिर ओ बिंदु में आएगा। तो इतना जो है इसका आवर्तकाल होगा, है ना। अगर इतने समय में इतने दूरी तय करने में इसको जितना समय लगता है उस समय को एक आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है। ओ बिंदु से ए बिंदु में गया, ए बिंदु से फिर ओ बिंदु में आया, ओ बिंदु से फिर बी बिंदु में और बी बिंदु से फिर ओ बिंदु में जाएगा और इतने आने जाने में जो समय लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इस प्रकार लोलक द्वारा 20 दोलनों को पूरा करने में लगा समय ज्ञात कर एक दोलन में लगने वाला समय आवर्तकाल ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आवर्ती एवं अनावर्ती गति। आपने वृत्ति मार्ग पर दौड़ रहे धावक एवं घड़ी की सेकंड की सुई की गति को घूमते हुए देखा होगा, है ना। एक वृत्ति मार्ग पर कोई बच्चा जो है दौड़ रहा है, अगर हम उस बच्चा को उस वृत्ति मार्ग पर 20 चक्कर लगाने के लिए कहें तो वह पहला चक्कर कितने समय में लगाए, मान लीजिए वह पहला चक्कर जो है 2 मिनट में लगा लेता है ना। दूसरा चक्कर फिर से उसी मार्ग पर लगातार लगाने के लिए कहेंगे, लगातार वह दूसरा चक्कर भी उसमें लगाएगा तो 2 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। 2 मिनट, मान लीजिए 2 मिनट और 2 सेकंड लग गया, है ना। तीसरा चक्कर लगाने में 2 मिनट और 5 सेकंड का लगा, चौथा चक्कर लगाने में 2 मिनट और 10 सेकंड लगा। इस प्रकार बच्चा जो है जैसे जैसे दौड़ते जाएगा, समय बीतते जाएगा, वह थकते जाएगा तो उसमें अधिक समय लगते जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है प्रत्येक बार उस वृत्ति मार्ग पर दौड़कर उसी समय में उस दूरी को तय नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वह हर बार उस वृत्ति मार्ग में एक चक्कर पूरा करने में अलग अलग समय लेता है। इसको हम लोग अनावर्ती गति कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय में उसकी गति में पुनरावृत्ति नहीं होती है। उसके द्वारा एक निश्चित समय में उसी मार्ग पर गति का दोहराया नहीं जाता है, तो उसको हम अनावर्ती गति कहते हैं। लेकिन घड़ी की सेकंड वाली सुई देखिए, जब वह 12 का जो निशान रहता है वहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो वह एक निश्चित समय में 60 सेकंड में वह पुनः आती है। दूसरी बार वह चलना प्रारंभ करेगी, पुनः 60 सेकंड में वहीं आएगी। तीसरी बार चलना प्रारंभ करेगी, पुनः 60 सेकंड में। अगर हम उसको 20-25 बार जो है उसमें राउंड करवा लें, चक्कर लगवा लें, फिर भी वह 60 सेकंड में ही आती है वहाँ पर। मतलब एक निश्चित दूरी को तय करने में वह निश्चित समय लेती है। तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। मतलब आवर्ती गति का मतलब होता है कि निश्चित दूरी को निश्चित समय में वह दोहराई जाती है, तो इसको आवर्ती गति कहते हैं। और लड़के जो के द्वारा जो तय की गई दूरी है वह आवर्ती गति कहलाती है। इस प्रकार साइकिल की गति, इसमें साइकिल का आगे बढ़ना रेखी गति, ऊपर में और है क्या, हाँ। तो इस प्रकार से आवर्ती और अनावर्ती गति होती है। वह गति जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती है आवर्ती गति कहलाती है, तथा वह गति जो निश्चित समय में दोहराने में भिन्न भिन्न समय लेती है अनावर्ती गति कहलाती है। ठीक, अब देखते हैं एक ही समय में अनेक गतियाँ। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक ही वस्तु में एक से अधिक गतियाँ होती हैं। जैसे साइकिल की गति, साइकिल में बहुत सारी ऐसी गतियाँ हैं जो एक ही समय में बहुत सारी गति एक साथ होते हैं। जैसे इसमें साइकिल का आगे बढ़ना ये सरल रेखी गति हो जाएगा, है ना। पहिया और पैडल की गति घूर्णन गति हो जाएगी, जबकि साइकिल के रिंग की गति वृत्ति गति होगी। ठीक है। इसी प्रकार सिलाई मशीन हैंडल का घूमना वृत्ति गति कहलाएगा, लेकिन सुई की गति दोलन गति होगी, क्योंकि सुई जो है ऊपर नीचे ऐसे करते रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगला वीडियो जो है फिर से बना करके आपको उपलब्ध कराई जाएगी अगले सेशन में, जिसमें अपन चाल पढ़ेंगे। अभी हमने गति कंप्लीट की है, इसके बाद दूसरा वीडियो अपना पार्ट 2 लेकर के हम आएंगे तो उसमें चाल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।